से हो रहा है। अब हम लोग सीधे जिनके इंतजार में जो इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता हैं उनको हम लोग सुनेंगे। अब यहाँ से सीधे हम लोग पटना कनेक्ट होंगे। तो एक बार मेरा आग्रह है कि जोरदार तालियों से आप इस विधानसभा सम्मेलन के मुख्य वक्ता माननीय नंद किशोर यादव जी का जोरदार तालियों से स्वागत करें और एक बार नारा भी लगाइए, नंद किशोर यादव जिंदाबाद। और जोर से लगाइए, पटना में सुन रहे हैं, दोनों हाथ से, नंद किशोर यादव जिंदाबाद। अब मैं सीधे पटना, जहां पर इस कार्यक्रम के मुख्य वक्ता माननीय पथ निर्माण मंत्री बिहार और भारतीय जनता पार्टी के पूर्व के प्रदेश अध्यक्ष, जिनके नेतृत्व में संगठन और आज जिनके नेतृत्व में सरकार इतना बाखूबी से काम कर रहा है, वैसे नेता, वैसे वक्ता आज इस विधानसभा सम्मेलन के मुख्य वक्ता है। मैं आग्रह करूंगा माननीय नंद किशोर यादव जी से कि वो इस कुंडी विधानसभा सम्मेलन में हम सबों को संबोधित करें। माननीय नंद किशोर यादव जी। कुंडी विधानसभा के इस वर्चुअल रैली में मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष श्री रंजन कुमार जी, मुजफ्फरपुर के लोकप्रिय सांसद भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के उपाध्यक्ष भाई अजय निषाद जी, कुर्नी के लोकप्रिय विधायक श्री केदार प्रसाद गुप्ता जी, जिला के प्रभारी श्री रमेश श्रीवास्तव जी, विधानसभा के प्रभारी श्री मनीष कुमार जी, कार्यक्रम का संचालन कर रहे मंडल के अध्यक्ष श्री रंजन कुमार मिश्र जी, कुंडी विधानसभा के विभिन्न बूथों पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ता भाई बहन एवं इस वर्चुअल रैली में जुड़े हुए सभी सम्मानित भाइयों और बहनों, आप जानते हैं कि हम सबका स्वभाव जनता के बीच में काम करने का है और हम लोग हमेशा रैली जनता के बीच में जाके क्या करते थे, वहीं जाते थे, आपस में बैठते थे, बात करते थे, संवाद करते थे और सभाओं के माध्यम से अपनी बात हम लोग कहा करते थे। हम मानते हैं कि आंख से आंख मिलाकर जब बात करते हैं तो आनंद ज्यादा आता है। इस कोरोना वायरस ने, इस कोरोना संकट ने ऐसी स्थिति उत्पन्न कर दी है कि हम बड़ी रैलियां नहीं कर सकते, अधिक संख्या में एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकते और हम तो नियम पालन करने वाले लोग, हम तो कानून का पालन करने वाले लोग। और जब सरकार ने निर्देश दिया कि अभी इस प्रकार के कार्यक्रम आप नहीं कर सकते हैं, तो हम लोग के मन के अंदर भाव जगा कि भाई हम संवाद विहीन कैसे हो सकते हैं, हम लोगों से संवाद करना बंद कैसे कर सकते हैं। तब एक नया मार्ग तलाशा गया और मार्ग ये वर्चुअल रैली का है, जिस माध्यम से आज आपके साथ पहली बार मुझे बात करने का अवसर मिल रहा है। अच्छा नहीं लग रहा है, अच्छा तो तब लगता है जब आंख से आंख मिला के बात करते हैं, लेकिन कोई उपाय नहीं है। संवाद भी आवश्यक है और अपनी बात आप तक पहुंचानी भी है, इसलिए मजबूरी में इस प्रकार के माध्यम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। मैं आपको इसके लिए आपसे पहले क्षमा मांगता हूं। मित्रों, आज मैं अपनी बात शुरू करूं, इसके पहले मैं बिहार रेजिमेंट के उन जांबाज बहादुरों को श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं, शहीदों को, जिन्होंने भारत चीन सीमा पर चीनियों के छक्के छुड़ाए और साथ साथ इन लोगों ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपनी शहादत देने का काम किया। मैं सबसे पहले बिहार रेजिमेंट के उन बहादुर जवानों को, उन शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और विश्वास दिलाता हूं बिहार को और देश को, ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है 1962 नहीं है, ये 2020 है और 2020 में देश के प्रधानमंत्री की कुर्सी पर एक ऐसा व्यक्ति बैठा है जो स्वयं तो मिट जाएगा लेकिन देश की सीमा पर कोई खतरा पैदा नहीं होने देगा, समाप्त हो जाएगा अपने, लेकिन भारत की एकता और संप्रभुता के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। इस बात का भरोसा आज देश के लोगों को भी है और हम विश्वास भी दिलाना चाहते हैं। भाइयों, आज योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय नहीं था। पहले हम लोग तो क्या करते थे योग अपने यहां, हमारे ऋषि मुनियों ने योग की ऐसी विद्या विकसित की थी जिसके माध्यम से बिना दवाइयों के हम निरोग रह सकते थे, लेकिन इस योग को
राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त नहीं था। हम धन्यवाद देना चाहते हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी को, जिनके सफल प्रयास से आज ये योग दिवस अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में परिवर्तित हो गया और 150 से अधिक देशों के अंदर योग किया जा रहा है। जो भारत की हमारी पूंजी थी, भारत की चीज थी हमारी, जो भारत की विदा थी हमारी, उसको पूरी दुनिया स्वीकार करके आज उस योग के आधार पे अपना जीवन ठीक करने का काम कर रहे हैं, रोगों से मुक्ति का मार्ग तलाश रहे हैं। मित्रों, आज 21 तारीख है। मैं जो जिलाध्यक्ष जी अपनी बात कर रहे थे और प्रभारी जी अपनी बात कर रहे थे तो याद दिला रहे थे आपको, परसों 23 तारीख है और कह रहे थे कि परसों श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का बलिदान दिवस है, उस दिन घर घर पॉम्पलेट पहुंचाने का काम करना है। मेरे मित्रों, श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामान्य व्यक्ति नहीं थे। जब भारतीय जनसंघ की स्थापना हुई उसमें हमारे सर्वप्रथम अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी हुए थे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में जन्मे थे, लेकिन जो जनसंघ के अध्यक्ष थे तो ये पूरा देश हमारी मातृभूमि मां है और ये जो संस्कार हमें मिला था उस संस्कार के कारण उस समय कश्मीर के अंदर मेरे भाइयों बहनों अलग प्रकार के कानून थे, उसका संविधान अलग था, उसका झंडा अलग था, अलग कानून थे। जनसंघ के प्रथम राष्ट्रीय अध्यक्ष श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने ऐलान किया, इस देश के अंदर 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान नहीं चलेंगे और श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने 2 प्रधान 2 निशान 2 विधान मिटाने के लिए आंदोलन का रास्ता अख्तियार किया। वो गए वहां आंदोलन करने के लिए, लेकिन उस समय की सरकार ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जेल के अंदर बंदी बनाया और जेल में ही संदेहास्पद स्थिति में उनकी मौत हो गई। बलिदान दे दिया हमने। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने देश की एकता अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी। वो 23 जून आने वाला है परसों, केवल इसलिए इस देश के अंदर 2 विधान था, 2 निशान था, 2 प्रधान था। भाइयों बहनों, मुझे आपको बताते हुए प्रसन्नता हो रही है, जब आपने दोबारा नरेंद्र भाई मोदी को भारत का प्रधानमंत्री बनाया तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने और गृह मंत्री भाई अमित शाह जी ने देर नहीं किया, धारा 370 लागू करके कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाकर 2 निशान 2 प्रधान 2 विधान, इस सारी धाराएं 35 के माध्यम से समाप्त करके इस देश के अंदर देश की एकता अखंडता की एक मिसाल पैदा करने की कोशिश। भाइयों, मैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के 2 दिन पूर्व उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहता हूं। मित्रों, आप जानते हैं ये जो कोरोना का संकट है, ये कोरोना का संकट विश्वव्यापी है, पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में जिस प्रकार से फैला है, लाखों लोग काल कवलित हो गए। दुनिया के वो विकसित देश जिनको नाज है अपने स्वास्थ्य व्यवस्था पर, जो दुनिया के बड़े देश कहे जाते हैं, विकसित देश कहे जाते हैं, उन देशों के अंदर कोरोना का प्रभाव मुझे थोड़ा ज्यादा दिखाई पड़ता है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत के प्रधानमंत्री को, जिन्होंने समय रहते इस संकट को देखा और संकट को देखने के बाद लॉकडाउन करके त्वरित रूप से कारगर कदम उठा करके नरेंद्र भाई मोदी ने भारत के अंदर कोरोना के बढ़ते प्रभाव को थामने का काम किया है। हमारे देश की आबादी 135 करोड़ है। 135 करोड़ के इस देश में आज जो कोरोना प्रभावित लोगों की संख्या है, अगर आप देखेंगे दुनिया के विकसित देशों की संख्या, चाहे आप इटली का देखें, अमेरिका का देखें, किसी और बड़े देश का देखें, तो आपको लगेगा उनकी आबादी की तुलना में हमारे यहां कुछ भी नहीं है। हमारा राज्य बिहार, यहां भी हमने उसको रोकने का काम किया और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, कोरोना के मरीज पाए जा रहे हैं, लेकिन कोरोना के मरीजों के ठीक होने का प्रतिशत ज्यादा से ज्यादा बेहतर होता जा रहा है। लोग बीमार हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हैं, लेकिन आधे से ज्यादा लोग देश के अंदर
कोरोना से मुक्त भी हो रहे हैं। और अपने बिहार के अंदर तो 71% ऐसे लोग हैं जो कोरोना से प्रभावित हुए, आज ठीक होकर के अपना सामान्य जीवन जीने का काम कर रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं जरूर आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कल ये घटना घटी, कोरोना की चर्चा कर रहा हूं तो कोरोना में क्या क्या किया भारत सरकार ने, मैं आगे आपको अपनी बात आपके सामने रखूंगा। लेकिन कल जब आपने देखा, जिसकी चर्चा माननीय विधायक जी ने की है, बड़ी संख्या में लोग अपने अपने राज्यों में वापस गए। जिन राज्यों के लोग बाहर काम करने जाते थे, चाहे वो बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, मध्य प्रदेश हो, झारखंड हो, ऐसे राज्यों के लोग बड़ी संख्या में दूसरे प्रदेशों में जाके काम करते थे, रोजगार करते थे। इस कोरोना के संकट के कारण उनको अपने घर में वापस आना पड़ा, अपने राज्य में वापस आना पड़ा। एक समस्या पैदा हो गई, उनके रोजगार का क्या होगा? बाहर नौकरी करते थे, बाहर रोजगार करते थे, घर में वापस आ गए, घर में कैसे रोजगार करें? लेकिन देश के प्रधानमंत्री कुर्सी पर जो व्यक्ति बैठा है, उसके मन में तो एक एक लोगों के लिए दर्द है, एक एक व्यक्ति की चिंता करता है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, मजदूर, महिलाएं, समाज का हर तबका, सबकी चिंता करने वाला व्यक्ति आज भारत के प्रधानमंत्री कुर्सी पर बैठा है। उसने तय किया कि जो लोग घरों में वापस गए, जिनके रोजगार के अवसर समाप्त हो गए, मोदी जी ने तय किया हम ऐसी व्यवस्था खड़ी करेंगे, उनके गांव में ही उनको रोजगार कैसे उपलब्ध हो जाए, हम इसकी चिंता करने का काम करेंगे। और आपने देखा, देश भर के 6 प्रदेशों के 116 जिलों का चयन किया गया, जहां 25,000 से ज्यादा प्रवासी लौट के आए अपने गांव के अंदर। वहां योजना चालू हुआ, गरीब कल्याण रोजगार योजना अभियान। और आपको जानकर प्रसन्नता होगी, बिहार के अंदर 38 जिले हमारे सरकारी 38 जिले हैं। इन 38 जिलों में से 32 जिलों में योजना लागू हो गई। मुजफ्फरपुर तो आपका उसमें शामिल है, स्वाभाविक रूप से है। ये 32 जिलों के अंदर, और पूरी योजना में 50,000 करोड़ रुपया खर्च करने का भारत सरकार ने तय किया। और इसके लिए इस 32 जिलों में जो योजना प्रारंभ हुई है, इसका शुभारंभ नरेंद्र भाई मोदी ने बिहार से करने का तय किया, बिहार के खगड़िया जिले से करने का तय किया। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं प्रधानमंत्री जी को कि आपने इस महत्वाकांक्षी योजना को लागू करने के लिए आपने बिहार को चुना, हमारा गरीब जिला खगड़िया को चुना। बिहार पर आपकी कृपा दृष्टि है, बिहार की कठिनाई आपके ध्यान में है। आप चाहते हैं कि बिहार विकास करे, आगे बढ़े, और इसलिए जब जब अवसर आया है तब तो प्रधानमंत्री जी आपने बिहार पर विशेष ध्यान देने का काम किया है। और वही कारण है कि आज खगड़िया से आपने इतनी बड़ी योजना, 116 जिले की 6 राज्यों की योजना को आपने लॉन्च किया है बिहार से। मैं बिहार वासियों की ओर से प्रधानमंत्री जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, आपके प्रति आभार प्रकट करना चाहता हूं। मित्रों, कोरोना के संकट में महीनों सब कुछ बंद था, काम नहीं थे, रोजगार नहीं था, लोगों के सामने भूख मरने की नौबत आ गई थी। लेकिन जब भारत की सरकार में नरेंद्र भाई मोदी बैठा हो प्रधानमंत्री के रूप में, गरीब का बेटा जब भारत का प्रधानमंत्री हो, उस समय कोई गरीब भूखा रह जाए, ये प्रधानमंत्री को मंजूर नहीं हो सकता है। और हमने देखा, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी ने खजाना खोल दिया, हर गरीब की चिंता की, हर व्यक्ति की चिंता की। 20 लाख करोड़ का पैकेज दे दिया। और मैं आपको बताऊं, हर व्यक्ति को, हर वो गरीब व्यक्ति को 5 किलो अनाज पर व्यक्ति पर मंथ लगातार 3 महीने तक देने का तय किया। एक घर में अगर 5 आदमी है तो 25 किलो चावल हर महीने 3 महीने तक, और साथ साथ दाल हर परिवार पर 1 किलो, ये देने का तय किया प्रधानमंत्री जी ने। इतने बड़े पैमाने पर बिहार में आपको जानकर आश्चर्य होगा, केवल बिहार के अंदर 8 करोड़ 71 लाख लोगों को 3 महीने तक प्रति माह प्रति व्यक्ति 5-5 किलो चावल और 1-1 किलो दाल देने की व्यवस्था माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने हम सबके लिए किया है। मेरे मित्रों, कोरोना के संकट काल में 6,000
24 करोड़ से ज्यादा के मुफ्त अनाज के अलावा केंद्र सरकार ने 4 करोड़ 17 लाख गरीब जनधन खाताधारी महिलाएं, वृद्ध विधवा एवं दिव्यांग पेंशनधारी, उज्ज्वला योजना के लाभार्थी महिलाएं एवं किसानों को 5,719 करोड़ से ज्यादा राशि उनके खाते में देने का काम किया। इतनी बड़ी राशि हम लोगों के खाते में डालना है, लेकिन मेरे मित्रों आप जानते हैं दलालों और बिचौलियों की एक भी नहीं चली। कोई गरीब का पैसा लूट नहीं पाया, बंदर बांट नहीं कर पाया। जितना पैसा दिया उतना पैसा गरीब के खाते में पहुंचा। यह है नरेंद्र मोदी की सरकार, यह है भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, यह हमारी उपलब्धि है। मित्रों, जो हमारे यहां बिहार के अंदर जनधन खाताधारी 2 करोड़ 38 लाख जो गरीब महिलाओं के खाते खुले हैं, उनके खाते में 3 महीने तक 500 रुपया यानी कुल मिलाकर 1500 रुपया एक खाताधारी के खाते में लगभग 3,545 करोड़ रुपया डीबीटी के माध्यम से उन गरीबों के खाते में डालने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने किया। केंद्रीय पेंशन योजना के तहत अलग से हम लोगों ने 36,64,000 वृद्ध विधवा दिव्यांगों को अग्रिम पेंशन 12,500 रुपए देने का तय किया। और मित्रों, इस कोरोना के संकट के समय केंद्र ने जो राशि दी 11,784 करोड़ रुपया राज्य सरकार को सहायता के रूप में दिया। इससे कई प्रकार के कार्यक्रम हम लोगों ने चलाए और 14 लाख से ज्यादा किसानों को फसल सहायता योजना के माध्यम से लाभान्वित करने का काम भी हमारी सरकार ने किया है। बिहार के अंदर राज्य की सरकार ने भी कदम से कदम मिलाकर, हम लोग की एनडीए की सरकार ने बिहार की, उसने भी गरीबों की सहायता के लिए अपने कदम बढ़ाए। और आपने देखा जितने राशन कार्ड धारी लोग थे उनको मुफ्त में अनाज तो हम लोग दे ही रहे थे। 1,000 रुपया प्रत्येक राशन कार्ड धारी के खाते में 1135 करोड़ रुपया हम लोगों ने उनके माध्यम से वितरित करने का काम किया। और तो और जो हमारे भाई बाहर फंसे थे, जो बाहर काम करने गए थे, उनके खाते में भी 1,000 रुपए देने का काम हम लोग की सरकार ने पूरा किया। यह भी आपके ध्यान में है। मेरे मित्रों, अब तो हम लोग उससे भी आगे बढ़ रहे हैं। अब तो आज की जो परिस्थितियां हैं, उन परिस्थितियों में सब कुछ सामान्य हो जाएगा ऐसा अभी तुरंत कहना कठिन है, लेकिन जीना पड़ेगा इसी के साथ। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा, याद होगा आपको, जान है तो जहान है। फिर कहा उन्होंने कि जान भी बचाना और जहान भी बचाना है, जनता की सेवा भी करनी है। हम लोगों ने सेवा का काम किया। हम लोगों ने अपने क्षेत्र में गरीबों की सेवा का काम किया, अपने प्राण की चिंता किए बिना किया है। लेकिन हम कहना चाहते हैं आपसे, अपने जान की भी चिंता करो और जहान की भी चिंता करो। सेवा का भी काम करो, लेकिन सावधानी बरतने का काम करो। कोरोना से डरने से काम नहीं चलेगा, सावधान रहना पड़ेगा केवल। और इसलिए हमारी बिहार की सरकार ने तय किया कि हम पंचायतों के माध्यम से हर घर में साबुन और 4 मास्क पहुंचाने का काम करेंगे। मास्क लगा के चलिए, मुंह ढक के चलिए, कवर मुंह पर रखिए, गमछा रखिए। गांव गांव में हमारे यहां तो गमछा का प्रचलन है साहब। मास्क अगर न भी उपलब्ध है तो हम गमछा से मुंह तो ढक ही सकते हैं, नाक मुंह आसानी से बिहार के लोग कर सकते हैं। अरे गमछा तो हमारे बिहार की पहचान है भाई, इस गमछा को रखने में हमें संकोच कैसा है? तो हम आपसे आग्रह करेंगे, इस कोरोना में सावधानी बरतने की आवश्यकता है, सावधान रहने की आवश्यकता है। और इसके लिए आवश्यक है कि हम अपने मुंह को कवर करके रखें, चाहे मास्क के माध्यम से करें या गमछा के माध्यम से करें। हम आपसे कहना चाहते हैं, माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत आप जानते हैं राज्य के अंदर 58,99,000 किसानों के खाते में 2-2 हजार रुपए की दर से अग्रिमी 1179 करोड़ 96 लाख रुपया भारत की सरकार ने, मोदी की सरकार ने लोगों के यहां पहुंचाने का काम किया। भाइयों बहनों, हम जरूर आपसे निवेदन करना चाहते हैं, और केवल इतना ही नहीं किया है, रोजगार के और अवसर कैसे पैदा हो जाएं और हम आगे कैसे बढ़ जाएं, उसके लिए हमारी सरकार ने काम किया है। आधारभूत संरचना के विकास के लिए लगातार हमारी सरकार भी काम कर रही है। जो 20 लाख करोड़ के पैकेज की बात मैंने आपके सामने की थी, उसमें से 1 लाख करोड़
की जो घोषणा है आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करने के लिए, उसके साथ साथ शहद, सब्जी, मछली, दूध उत्पादन, स्थानीय उपज, औषधीय खेती एवं पशुओं के 100% टीकाकरण अभियान को भी उसमें जोड़ा गया है। उसमें सफलता हमको मिलने वाली है। 10,000 करोड़ रुपया माइक्रो फूड इंटरप्राइजेज को बढ़ावा देने की घोषणा से पूरे विश्व का 80% मखाना को उन्होंने टारगेट किया, उसको प्रोत्साहन देंगे, उसको आगे बढ़ाएंगे। और 80% मखाना के उत्पादन का प्रथम स्थान पर रहने वाले बिहार को, इससे बिहार को विशेष लाभ होने वाला है मखाना के इस काम से। जानते हैं पूरे अपने मिथिलांचल के इलाके में मखाना की खेती होती है, उसका उत्पादन होता है, लोग लाभ लेंगे, और जब लाभ लेंगे तो हमारे राज्य की आर्थिक व्यवस्था सुदृढ़ होगी, मजबूत होगी। साथ साथ मखाना के साथ साथ कतरनी चावल हमारे पास है, चूड़ा है, इन सबका भी उत्पादन और मार्केटिंग के भी प्रोत्साहन मिलने वाला है। आप मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं, आप मुजफ्फरपुर में तो भाई आपके पास कई चीज है, लेकिन एक चीज की चिंता की है भारत की सरकार ने। बिहार में शहद उत्पादन का जो क्षेत्र है बिहार में, उसमें समस्तीपुर और मुजफ्फरपुर प्रमुख जिला है। और मधुमक्खी पालन के लिए 500 करोड़ का प्रावधान किया है भारत की सरकार ने, ताकि मधुमक्खी पालन को बढ़ावा दिया सके। और मैं मानता हूं कि इससे मुजफ्फरपुर जिले के लोगों को भी भारी लाभ होगा, और यहाँ जो मधुमक्खी पालन करने वाले लोग हैं, इसके माध्यम से उनकी आर्थिक स्थिति भी ज्यादा मजबूत हो सकेगी। हम लोग यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में भी और बिहार में भी बड़े पैमाने पे मछली का काम करने वाले हम लोग हैं। ये जो मत्स्य संपदा योजना, उसके तहत मछली उत्पादन और पशु चारा, जानवरों के पशु चारा, गाय के पशु चारा के तहत उसके भी आधारभूत संरचना के विकास के लिए 15,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। उसका लाभ भी बड़े पैमाने पर बिहार को मिलने वाला है। आप जानते हैं जो मनरेगा के तहत जो लोग मजदूरी का काम करते हैं, उनकी मजदूरी की अभी 182 रुपए से बढ़ाकर 202 रुपया कर दिया गया प्रतिदिन। इसमें देश भर के 1362 करोड़ परिवार इससे लाभान्वित हो रहे हैं। आयुष्मान भारत योजना जब लागू किया प्रधानमंत्री जी ने, बड़े लोगों ने मजाक उड़ाया। और आयुष्मान भारत योजना के तहत 1 करोड़ से अधिक लोगों को इसका लाभ अब तक मिल चुका है। अब जरा कल्पना करिए, कौन ऐसी सरकार बनी देश के अंदर साहब अब तक, अगर कोई गरीब आदमी का बेटा बेटी कोई बीमार पड़ जाए उसके घर के अंदर, और बीमार पड़ जाए तो सरकार 5 लाख रुपए तक की चिकित्सा फ्री में करे। ये काम नरेंद्र मोदी के अलावा कोई नहीं कर सकता है। जब गरीब का बेटा भारत का प्रधानमंत्री बनता है तभी ये काम हो सकता है। ये काम हम लोगों ने करके दिखाया। मित्रों, बड़ी संख्या में लोग, सबकी दुकानें बंद हो गई। जो ठेला चलाता था बेचारा, जो ठेला पे बेचता था, अनाज सामान बेचता था, उसकी दुकानें बंद हो गई। खोमचा वाले की दुकान बंद हो गई। उन सबके लिए भी सरकार ने 5,000 करोड़ रुपए का प्रावधान भारत की सरकार ने किया है। जो स्ट्रीट वेंडर हैं, उनकी भी चिंता सरकार ने करने की कोशिश की है। जब लोग आ रहे थे, याद होगा जब आप कोरोना से बड़ी संख्या में मेरे बिहार के बाहर जो लोग रह गए थे, लौटना चाहते थे। लौटने की व्यवस्था कैसे हो? तो जो हमारे विरोधी पार्टी के नेता हैं, बड़बोले नेता हैं, खाली बयान देने वाले हैं, क्या कहा था? कहा 2000 बस हम देंगे। कहा 20 ट्रेन का पैसा देंगे। अरे भाई, क्या किया आपने? क्या 2000 बस से और 20 ट्रेन से लोग आ सकते थे? तो धन्यवाद देना चाहिए राज्य और केंद्र की सरकार को। भाइयों बहनों, पूरे देश में 3,900 स्पेशल ट्रेन चलाई गई, श्रमिक स्पेशल ट्रेन, और इसके माध्यम से 55 लाख लोग अपने अपने गृह जिला में जा सके। लेकिन ये तो विरोधी दल के लोगों को तो क्या करना है मुझे मालूम नहीं है। ये लोग खाली बात। अच्छा भाई, मेरे आपने कहा अगर कि 20,000 बस कब देंगे हम, आपने कहा हम ट्रेन देंगे, तो पैसा जमा तो कर देते। पैसा भी जमा नहीं किया, खाली गोल गोल भाषण देता था, दूसरा काम कोई नहीं किया। भाई मेरे भाइयों, मैं जरूर आपसे कहना चाहता हूं, जो किया गया बहुत बड़ी बात। अब जब लोग आ गए बड़ी संख्या में, जब भारत सरकार ने ट्रेन उपलब्ध कराए, उन ट्रेनों के माध्यम से जो बिहार लोग आ गए,
तो हमारी चिंता थी कि उनकी जांच कैसे हो, क्वारंटाइन सेंटर में रखने की व्यवस्था किया गया, प्रखंड में क्वारंटाइन सेंटर बनाया गया, कैसे उन लोगों को सब प्रकार का भोजन मिले, सब प्रकार की सुविधा मिले, इसकी भी चिंता राज्य सरकार ने की। यहां तो प्रयोगशाला भी नहीं थी पहले, और हम लोगों ने अब प्रयोगशालाओं की संख्या लगातार बढ़ाई है। और आप जानते हैं, मैंने कहा आपसे, एक नया ऐप लागू किया प्रधानमंत्री जी, आरोग्य सेतु ऐप। अद्भुत ऐप है साहब। ये ऐप अगर डाउनलोड कर लेता है आदमी, तो आसपास आपके कोरोना का कोई मरीज मिलेगा तो आपको संकेत देगा कि भाई कोरोना का मरीज 500 मीटर में, 1 किलोमीटर में है। सब प्रकार की व्यवस्था खड़ी की गई। और तो और, जो विदेश में हमारे लोग फंसे थे, जो देश में फंसे थे उनको अपने राज्यों में भेजा, जो विदेश में फंसे थे उनको वापस अपने देश में लाए, और ये काम भी पूरा किया। और एक दो आदमी नहीं, 72,500 से अधिक नागरिकों को वापस लाया, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी संकोच के, और उनको वापस अपने देश के अंदर ठीक से रखने का काम। मेरे मित्रों, इस देश के अंदर आप देखते होंगे शुरू के दिनों में पीपीई किट नहीं मिल रहा है, N95 मास्क नहीं मिल रहा है, उत्पादन नहीं होता था, यहां बहुत कम होता था। लेकिन ये नरेंद्र मोदी की सरकार थी, जब संकट आया तो आज जितना पीपीई किट का उत्पादन हो रहा है, आज जितना N95 मास्क का उत्पादन देश के अंदर हो रहा है, जितनी आवश्यकता है उससे ज्यादा का उत्पादन आज भारत के अंदर नरेंद्र मोदी की सरकार के नेतृत्व में किया जा रहा है। ये आपके ध्यान में डालना चाहता हूं। भाइयों बहनों, हमारा अपने नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल की 1 साल की उपलब्धि की चर्चा आपके सामने करना चाहते हैं। उसी उपलक्ष्य में कार्यक्रम भी हो रहा है। और हम जानते हैं, सब लोग कहते थे, याद करिए आप क्या क्या नहीं कहता था। कहता था मंदिर वहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे। अरे भाई, अब तो भी काम हो गया, अब तो वो भी काम हो गया। कोर्ट ने भी कह दिया जमीन उसकी है, और हम लोगों ने जमीन दे भी दिया। वहां ट्रस्ट भी बन गया, राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट, और राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट अपना काम कर रहा है। जमीन के समतलीकरण का काम हो रहा है। और मैं बता देना चाहता हूं देशवासियों को, याद रखिए, अगर कोरोना का ये लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो अब तक राम मंदिर के निर्माण का काम प्रारंभ हो जाता। और अब कोई माई का लाल दुनिया में ऐसा नहीं है जो अयोध्या में भगवान श्री राम के मंदिर के निर्माण को रोक सके। कोई माई का लाल देश के अंदर, दुनिया के अंदर ऐसा नहीं हो सकता है। मंदिर बनेगा वहीं, बाबा राम का मंदिर बनेगा। हम सबके मन के अंदर जो भाव है भगवान श्री राम के प्रति, हम भाव के आधार पर भव्य मंदिर के निर्माण का काम अब पूरा होगा। अब कोई संदेह मन के अंदर नहीं रह गया। भाइयों बहनों, 3 तलाक का वादा हमने किया, सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया, लगातार लोग अरंगा डालते रहे, राम मंदिर में भी अरंगा डालते रहे। यही कांग्रेस के नेता कोर्ट में जाते थे, राम मंदिर के निर्माण के बारे में कोर्ट में बात होती थी, टालना चाहते थे, मत करिए, बाद में करिए, चुनाव है तो ये है, टालना चाहते थे। लेकिन टाल नहीं पाए कांग्रेसी। वही हाल 3 तलाक के मामले में भी था, रोज अरंगा डालते थे। लेकिन ये तो मोदी जी की सरकार थी। कांग्रेसियों, तुम्हारे अरंगा डालने से कुछ होने वाला नहीं था। हमने मुस्लिम महिलाओं को अत्याचार से मुक्त कराने का काम किया है। 3 तलाक का कानून देश के अंदर लागू करके हमने महिलाओं के सम्मान का ध्यान रखने का काम किया है। हमने अपना वादा पूरा किया है। मैं आपको ध्यान में डालना चाहता हूं, ये लोग बड़ा चिल्पो करते थे। आप जानते हैं, देश पहले एक था, चाहे वो आज का पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, चाहे अफगानिस्तान हो, ये सब पहले भारत का हिस्सा था। धीरे धीरे टुकड़े होते गए, अलग अलग देश बन गया। हमने अपने देश के अंदर लोकतंत्र को कायम रखा। हमने अपना संविधान धर्मनिरपेक्ष बनाया। दूसरे धर्मों का आदर करना हमारे संविधान में लिखा है। हमने सबको समान अवसर दिया, हमने कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन जब दूसरे देश में हमारे लोग रह गए, चाहे वो पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, वहां अल्पसंख्यकों के साथ अत्याचार हो रहा है। उनकी बहू बेटियों की इज्जत लूटी जा रही थी, उनके घर जलाए जा रहे थे, मारे जा रहे थे। मूल देश कौन था? भारत था। शरण लेने के लिए भारत की भूमि में आए। लेकिन 70 साल में कांग्रेसियों ने उनको भारत के नागरिक होने का अधिकार नहीं दिया। लेकिन जब हमारी सरकार बनी, मोदी जी की सरकार बनी, मोदी जी की सरकार ने नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 पास किया और कहा
अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान में जो धार्मिक प्रताड़ना के कारण जो हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के लोग शरणार्थी बनकर भारत की भूमि में आए हैं, हम उनको भारत का नागरिक बनाने का काम करेंगे, उनको नागरिकता देने का काम करेंगे। लाख विरोध के बावजूद हमने इस कानून को पास किया। आज वो लोग जो हमारे लोग थे, हमारे परिवार के लोग थे, वो आज भारत के नागरिक बनने का सपना उनका साकार हो गया। ये काम भी अगर हमने किया तो पूरा करने की कोशिश की। भाइयों बहनों, कितनी बातें बताएं आप, बहुत सी बात तो लोग भूल जाते हैं। जितना काम किया है सबकी चर्चा करेंगे तो घंटों हो जाएगा, और कितना मोबाइल पे चिपके रहिएगा। सामने रहते तो हो भी जाता बातचीत, एक आध घंटा हो जाता, कोई दिक्कत नहीं थी। तो मोबाइल पे 3:30 बजे से आप चिपके हुए हैं, बहुत देर चिपकिएगा तो गड़बड़ भी हो जाएगा। मैं बहुत लंबी बात नहीं करना चाहता, लेकिन मैं याद दिलाना चाहता हूं। आप याद करो मुजफ्फरपुर के मेरे भाइयों, याद करो कुर्नी के मेरे भाइयों, कितना देर बिजली मिलता था हमारी सरकार के पहले। ये जो 15 साल वाले सरकार वाले लोग जो ढिढोरा पीटते हैं, ये आरजेडी के लोग, ये केवल ट्विटर बॉय बनकर के भाषण देने का काम करते हैं। पूछना चाहिए उनकी पार्टी के नेताओं से, कितना घंटा बिजली पहुंचाते थे तुम जब 15 साल तुम्हारी सरकार थी। आज जो हमारी सरकार बिहार के अंदर है, भाजपा जदयू गठबंधन की सरकार बिहार के अंदर काम कर रही है, तो भाइयों बहनों मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि आज अगर घर घर में बिजली पहुंचाने का काम किया, नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने बिहार के घर घर में बिजली पहुंचाने का काम। आज बिजली हमारे यहाँ आती नहीं है, कभी कदार घंटे 2 घंटे के लिए जाती है। 22 घंटे बिजली पहुंचाने का काम गांव गांव के अंदर नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की सरकार ने मिलकर के बिहार के अंदर किया है। इससे बड़ी उपलब्धि क्या हो सकती है साहब? हमारे बच्चे अब सहज ढंग से, लोग इसलिए कहते हैं कि भैया मेरे अब बच्चे हमारे ढिबरी में पढ़ने के लिए विवश नहीं है। लालटेन का तो जमाना ही खत्म हो गया। चिंता आरजेडी वाले को यही है, ये लोगों ने जो बिजली पहुंचा दिया है, अब गांव गांव में लालटेन को कौन पूछने वाला है? लालटेन का जमाना गया, एलईडी लाइट का जमाना आ गया। अब बढ़िया बिस्तर बांधो, कहीं और जाओ। अब बिहार में तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली है। अब बिहार में लालटेन जलाने वाला कोई मिलेगा नहीं तुमको, ये मैं बताना चाहता हूं नेताओं। भाइयों बहनों, सड़कों के मामले में हमने काम किया है, चाहे वो बिजली का मामला हो। मैं सड़क का बखान आज नहीं करना चाहता, सड़क का बखान करूंगा तो लंबी बात हो जाएगी। लेकिन मुजफ्फरपुर के लोग जरा याद करो, आप अगर पटना आना था तो कितनी कठिनाई होती थी। अभी भी थोड़ी थोड़ी कठिनाई है, इन कठिनाई के निवारण का मार्ग कितना प्रशस्त किया, कितने नए पुल बना रहे हैं, पुलों का जाल बिछा देंगे। और जो सड़कें, मुजफ्फरपुर की जो सड़कों का काम अधूरा रह गया, कुछ सड़कें हमें और बनानी थी, बच गया है। अगर कोरोना का संकट नहीं होता, लॉकडाउन नहीं होता, आपके जो विधायक है केदार गुप्ता, मेहनती आदमी, परिश्रमी आदमी, और मैंने देखा इस आदमी को अपने क्षेत्र के विकास के लिए मुझसे भी लड़ने की जरूरत पड़ी तो मुझसे वो आदमी लड़ चुका है, केवल इसलिए उसके मन के अंदर कुर्नी की जनता के प्रति प्रेम है, उसके मन के अंदर कुर्नी के विकास का सपना है। कुर्नी के विकास का सपना को साकार करने के लिए अपने मंत्री से भी लड़ने का साहस कोई रख सकता है, ऐसा विधायक मैंने केदार गुप्ता के रूप में आपके विधायक को देखा है। मुझे कहने में बड़ा कोई संकोच नहीं है। भगवान सबको ऐसा विधायक दे जो अपने क्षेत्र की समस्याओं के लिए लड़ता हो, क्षेत्र के विकास के लिए काम करता हो। इस लॉकडाउन के कारण जो काम अधूरे रह गए, जो काम छूट गए, नहीं हो पाए, मैं कोशिश कर रहा हूं उन सब कामों को समय सीमा के अंदर पूरा करूंगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, भले लॉकडाउन में देर हो गया होगा, लेकिन कुर्नी के साथ कोई अन्याय नहीं होगा। देर हो सकता है, अंधेर नहीं होगा, ये मैं जरूर विश्वास दिलाना चाहता हूं कुर्नी के भाइयों बहनों से। मैं अंत में आपसे कहना चाहता हूं, बयान बहादुर लोग बने होंगे, कैसे कैसे बयान बहादुर आप सुन रहे हैं। आजकल राहुल गांधी के ट्वीट आ रहे हैं, सवाल खड़ा कर रहे हैं। जो सैनिक हमारे सीमा पे जूझ रहे हैं उनके बारे में सवाल खड़ा कर रहे हैं, और ये पहली बार नहीं खड़ा कर रहे हैं। याद करिए आप, जब पाकिस्तान की धरती पर घुस करके हमारे बहादुर जवानों ने आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त करने का काम किया, पाकिस्तान के छक्के छुड़ाने का काम किया था, तब भी ये कांग्रेस पार्टी के लोग, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग या आरजेडी के लोग सबूत मांगने का काम करते थे। और आज जब पूरी दुनिया कह रही है कि भारत के सेना के जवानों ने छक्के छुड़ा दिए पाकिस्तान को, लेकिन इस समय वो लोग, उस समय यही कांग्रेस के लोग और बाकी विरोधी पार्टी के लोग सबूत मांगा करते हैं। और आज जब चीन की सीमा पर हमारे बिहार रेजिमेंट के जवानों ने, हमारे बिहार के लाल ने
अपने प्राणों की आहुति दे दी अपनी सीमाओं की रक्षा करते हुए, तब भी ये सवाल खड़ा करने का काम कर रहे हैं। हम पूछना चाहते हैं राहुल गांधी से, कांग्रेस के नेताओं से पूछना चाहते हैं, या आरजेडी के नेताओं से पूछना चाहते हैं, बताओ तुम किस देश के नागरिक हो? किस देश से तुमको प्यार है? क्या तुमको चाइना से प्यार है? पाकिस्तान से प्यार है? भारत के अंदर रहते हो तो भारत के बारे में विचार करो, भारत की संपूर्ण एकता के बारे में विचार करो। मैं याद दिलाना चाहता हूं उनको, राजनीतिक मतभेद हो सकते हैं देश के अंदर, मैं इसका विरोधी नहीं हूं, मतभेद तो होना ही चाहिए लोकतंत्र के अंदर, लेकिन देश गवाह है कि जब जब देश पे संकट का बादल छाया, सभी पॉलिटिकल पार्टियां एकजुट होती है, देश के सवाल पे सबको इकट्ठा होना चाहिए, एक स्वर में बोलना चाहिए। लेकिन पता नहीं किस संस्कृति में पैदा हुए कांग्रेस के नेता लोग, पता नहीं आरजेडी के नेताओं को क्या हो गया है, ये लोग आज उस देश की भाषा बोलते हैं जो देश हमारा विरोधी है, जो देश हमारा दुश्मन है, जो देश हमारी सीमाओं को उल्लंघन करना चाहता है, ये उस देश की भाषा बोलना चाहते हैं, उस देश को लाभ पहुंचाना चाहते हैं। राजनीतिक स्वार्थ के लिए देश की एकता अखंडता के साथ समझौता करने वाले के साथ देश की जनता कभी नहीं रहेगी, इसका विचार इनको करना चाहिए। ये सोच लें ये लोग, ये भ्रम का बादल पैदा करके अगर देश की एकता अखंडता के साथ ये खिलवाड़ करने का काम करेंगे तो देश की जनता ने पहले भी इनको ठोकर मार के बाहर करने का काम किया है। आने वाले समय में देश की जनता फिर से इनको वनवास भेजने का काम करेगी, मुझे इस बात का पूरा भरोसा है। और इसमें इसलिए आग्रह करना चाहता हूं आपसे, मैं निवेदन करना चाहता हूं, ये लोग बाज नहीं आएंगे, ये लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। जितना काम किया आपकी सरकार ने, चाहे वो राज्य की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो, दोनों सरकारों ने जितना काम किया है उससे नेता लोग परेशान हैं। इनको लगता है सरकार ऐसे ही काम करती रह गई। अगर सरकार ने विकास का इस प्रकार से व्यापक जाल फैलाया बिहार के अंदर, काम आगे बढ़ते रह गया, तो कौन पूछेगा कांग्रेस पार्टी के नेताओं को, कौन पूछेगा आरजेडी के नेताओं को, कौन पूछेगा छुटभैया नेताओं को? और देख ले क्या कर रहे हैं कांग्रेस का प्रवक्ता, जब खगड़िया से प्रधानमंत्री जी ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान का प्रारंभ किया तो कह रहा है कि चुनाव आया तभी शुरू कर रहे हैं। अरे बेईमानो, कोरोना अभी आया तो पहले से करने क्या? कब कैसे गए थे मजदूर बाहर? क्यों गए बिहार से बाहर लोग काम कमाने के लिए? किन के राज में गए? कांग्रेस के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए, या आरजेडी के लोगों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। इन लोगों ने राज्य के अंदर राज किया बिहार के अंदर, और बिहार के विकास की चिंता नहीं की, अपने विकास की चिंता की। और आज जब संकट का समय आया, जब कठिनाई आई, तो नरेंद्र मोदी की सरकार ने अभी पूरी तरह से लॉकडाउन समाप्त नहीं हुआ है, ये अनलॉक बनी है, लेकिन मोदी जी की सरकार ने उन गरीब मजदूरों की चिंता की है जो अपना राज्य छोड़कर बाहर गए थे, उनको राज्य में रोजगार उपलब्ध करने का काम कर रहे हैं, उनके गांव में रोजगार उपलब्ध करने का काम कर रहे हैं। कर रहे हैं चुनाव के समय, समझ में नहीं आता है। इसलिए मैं आग्रह करना चाहता हूं आप सबसे, कुड़नी के मेरे भाइयों बहनों, फिर से ये प्रपंच करेंगे, फिर से जात पात का नाटक करेंगे, फिर से समाज को बांटने की कोशिश करेंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इनके बहकावे मत आना है, इनको जवाब देना है, इनको पूछना है। जिन चीजों की चर्चा मैंने आपके सामने की, जब आप वोट मांगने आए तो पूछा उनसे, कहां थे आप जब कोरोना से जूझ रहे थे? कहां थे आप जब हम संकट में थे? कहां थे आपकी पार्टी के कार्यकर्ता? लोग, भाजपा के लोग सेवा कर रहे थे, आपकी पार्टी के लोग कहां थे? सवाल पूछना चाहिए, और इन सवालों और जो भी आरोप लगाते हैं, आरोपों का पुरजोर जवाब देने का काम करना है। मेरे भाइयों बहनों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, जो हमारी सरकार काम करी दिल्ली में, राज्य में, दोनों सरकारों ने कोई ऐसा काम नहीं किया है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक को सर नीचा करके चलने की नौबत आ जाए। हमने देश का मान बढ़ाया है, हमने राज्य और देश को विकास के रास्ते पे आगे ले जाने का काम किया है, और ये उपलब्धि हमारी है। नेता हमारा मजबूत है, नेता निर्णायक निर्णय करने वाला है, नेता ऐसा है जिसकी आग पसके में कोई नहीं है, और नेता केवल अब देश का नहीं, अब तो पूरी दुनिया में उसकी बात का डंका बजता है, ऐसा नेता हमारे पास। तो हम जो काम कर रहे हैं, नेतृत्व तो मजबूत हमारे पास है, हमारी नीयत ठीक है, हम विकास के रास्ते पे देश को आगे ले जाना चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूं, कोई बयानबाजी करता है, भरपूर जवाब देने का काम करो, हिम्मत के साथ बोलो, हौसला बुलंदी के साथ बोलो, उसकी आवाज को बंद करने का काम करो अपनी बात से, और साथ साथ जनता की सेवा का संकल्प जो हम सबने लिया है, उस संकल्प से पीछे नहीं हटना। संकल्प के सेवा का संकल्प के साथ काम करते रहिए, माकूल विरोधियों को जवाब देने का काम करिए, और साथ साथ
कोरोना से डरिए नहीं, कोरोना से सावधान जरूर रहिए। इसका मुकाबला करेंगे, हम मुकाबला करेंगे, कोरोना हारेगा, भारत जीतेगा। इस संकल्प के साथ आज इस रैली में आप सबने मुझे बोलने के लिए आमंत्रित किया। मैं इसके लिए कुर्नी के सभी भाई भाइयों के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और यही अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत आभार। अभी हम सब लोगों ने अपने इस विधानसभा सम्मेलन के मुख्य वक्ता माननीय नंद किशोर यादव जी के उद्बोधन को सुना। माननीय मंत्री जी ने केंद्र सरकार की उपलब्धि, बिहार सरकार की उपलब्धि और कार्यकर्ताओं का मनोबल कैसे बढ़े, कैसे विरोधियों को जवाब देना है, इन सब चीजों पर उन्होंने विस्तार से अपनी बातों को रखा और हम लोगों का मार्गदर्शन दिया। अब मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि खड़े होकर संकल्प को दोहराएंगे, उसके बाद धन्यवाद ज्ञापन होगा। सब लोग खड़े होकर संकल्प को दोहराएंगे। हाथ को आगे बढ़ा के माननीय प्रधानमंत्री जी भारत की लक्ष्य प्राप्ति, मैं भारत के संविधान द्वारा निर्देशित नागरिक कर्तव्यों का पालन करूंगा। मैं राष्ट्रीय एकता की भावना, लोकतंत्र के मूल्यों, समता मूलक समाज के समभाव व मूल्य आधारित राजनीति को समाज में प्रोत्साहित करूंगा। मैं कोविड की महामारी से लड़ने के लिए सामाजिक जागरूकता, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता के अभियान को आगे बढ़ाऊंगा। भारत माता की, भारत माता की। अब मैं कुर्नी विधानसभा कुर्नी मंडल के अध्यक्ष माननीय रंजन, बैठ जाइए। अब मैं कुर्नी मंडल के अध्यक्ष माननीय रंजन कुमार मिश्रा जी से आग्रह करता हूं कि वो आवे और धन्यवाद ज्ञापन करें। माननीय रंजन कुमार मिश्रा जी। कुढ़नी विधानसभा में वर्चुअल रैली के माध्यम से होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन के मुख्य वक्ता माननीय मंत्री नंद किशोर यादव जी, सांसद अजय निषाद जी जो अभी चले गए हैं, एवं जिला अध्यक्ष रंजन कुमार, जिला प्रभारी रमेश कुमार श्रीवास्तव, विधायक माननीय केदार प्रसाद गुप्ता, जिला उपाध्यक्ष कुढ़नी विधानसभा प्रभारी मनीष कुमार जी। इस वर्चुअल रैली में विभिन्न क्षेत्र से हमारे सुन रहे कार्यकर्ता, सप्तऋषि, शक्ति केंद्र प्रमुख एवं यहाँ उपस्थित जितने भी कार्यकर्ता हैं उनको तहे दिल से धन्यवाद, स्वागत करता हूँ। एवं
सारे जगह जितने लोग सुन रहे हैं उनको फिर से दोबारा से मैं धन्यवाद देता हूं, जो इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, सभी लोगों को जन जन तक पहुंचाने में मदद की है, उनको भी मैं तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। इस सभा को अब माननीय अध्यक्ष जी के निर्देशानुसार इस विधानसभा सम्मेलन के सभा के समाप्ति की घोषणा की जाती है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। आपने अपना, इसलिए आप लोग पर सारा जिम्मेवारी है कि इस बार जो है विधानसभा का नैया है एकदम पार कराइए, और विधायक जी के नेतृत्व में हम लोग जो है कुल्हनी विधानसभा से भारी मतों से जीत करेंगे। यही कहना है, इन्हीं बातों के साथ वाणी